तो देखिए, क्लाइमेट चेंज आप लोग अगर आसान भाषा में समझे तो क्लाइमेट चेंज इज कि हमारे वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। अगर इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो हम कहते हैं जी टेम्परेचर राइज कर रहा है। ग्लोबल अर्थ जो है वो टेम्परेचर ज्यादा रिटेन कर रही है जितना नॉर्मल से होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मीन है वो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ तब से हमने पोल्यूटेंट्स डाले हैं एनवायरमेंट में। वो पोल्यूटेंट्स हीट ट्रैप करते हैं। वो हीट ट्रैपिंग पोल्यूटेंट्स को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोल देते हैं। मिथेन भी उनमें से एक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारी है। वो हम लोग पढ़ेंगे, आप इन्वायरमेंट जब पढ़ोगे। तो वो हीट ट्रैपिंग जो सब्सटेंसेस हैं उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। हमारा जो वाटर का साइकिल है, वेपर वाटर वेपर्स का साइकिल है, वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह से हमारी जो कैलमिटीज है, नेचुरल कैलमिटीज, वो आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ऐसे एरियाज जो नदियों के किनारे बसे हैं वहां पे फ्लड्स बहुत आ रहे हैं। ऐसे एरिया जो जो सेमी एरिड रीजन्स थे वहां पे ड्राउट्स बहुत आ रहे हैं, बारिश रेनफॉल नहीं होता है। ऐसे एरियाज जहाँ पे स्नोफॉल कभी होता था यहाँ तो बहुत एक्सट्रीम होने लग गया है या हो ही नहीं रहा। जैसे अमेरिका में आप पाओगे सदर्न, जैसे टेक्सास, जैसे अरिजोना, टेक्सास, ये स्टेट्स हैं, वहां पे सोलर स्टॉर्म्स आने शुरू हो गए। स्नो स्टॉर्म्स बोलते हैं, उनका कोई टेक्निकल नाम होता है। तो इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो हम फेस कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका डायरेक्ट इफेक्ट एक तो हमारी लाइफ पे तो है ही है। सबसे बड़ा इफेक्ट है एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे। और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है हमारी फूड सिक्योरिटीज पे, कि हमारे इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर ऐसा होता रहा। इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हुए जिस पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, वो डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारी जो फूड चेन्स हैं, हमारी जो वैल्यू चेन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी और वी विल बी एक्सटिंक्ट। इतने इजीली नहीं, लेकिन बहुत स्लो डेथ, धीरे धीरे प्लैनेट जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ जाएगा अगर ये क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा तो इसको लेके आवाज उठी। आवाज उठी 20th सेंचुरी में, स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके रेप्रिकॉशंस देखने शुरू हुए। प्रोटेस्ट, जैसे बड़े देश है ना, यूके हो गया, फ्रांस है, यूएसए, वहां पे प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे, हम तो नहीं थे ना स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी में, इंडिया थोड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड था। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ब्रिटिशर्स ने आके खत्म कर दिया। वो सारे रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करके बेच रहे थे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले देश थे वहां पे प्रोटेस्ट शुरू होता है। जब इस तरीके के रेवोल्यूशन आते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स का भी रोल रहता है। एक इंपॉर्टेंट बुक थी, दैट इज साइलेंट स्प्रिंग्स, रेचल कार्सल ने लिखी थी। इस बार हिमाचल के पेपर में पूछी भी है इन्होंने, एचएस प्री में आया ये क्वेश्चन कि बुक किसने लिखी थी। है ना। इट प्लेड, इस तरीके के और बहुत सारी राइटिंग्स थी, दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबल अवेकनिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस तरीके की राइटिंग, हमेशा कोई भी रेवोल्यूशन मूवमेंट होता है उसके पीछे राइटर्स रहते ही रहते हैं। कलम जो है वो चलती है तो रेवोल्यूशन होते हैं। तो इस तरीके की कलमें चली। देन ग्लोबल अवेकनिंग होता है। यूनाइटेड नेशन 1950 में बन चुका था, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन। तो 1972 में स्टॉकहोम एक शहर है। कहाँ है जी स्टॉकहोम? स्वीडन? स्वीडन है, फिनलैंड है? योर कॉल, खुद देखना। स्टॉकहोम नॉर्डिक नेशंस में एक सिटी है, वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बाद में बनता है, इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना गया। और ये पहली कॉन्फ्रेंस थी न्यू एज वर्ल्ड ऑर्डर की। अगर मैं बात करूं तो पहली इस तरीके की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बात करी कि वाकई क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है यार, धुआं हमने बहुत निकाल दिया, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, जिस वजह से वेदर में एक्सट्रीम इवेंट्स तो आ रहे हैं। तो क्या करें? अब मेनली इट वाज अफेयर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अगर डेवलपिंग की बात करें, चाइना, तो वो खुद मेओ जेडेंग के टाइम में आपस में इतना चाइना डेवलप नहीं था, ईस्ट एशियन टाइगर्स भी इतने डेवलप नहीं थे। इंडिया भी बहुत मतलब बुरे हालात से हम लोग गुजर रहे थे उन दिनों में। इंदिरा गांधी भी गए थे वैसे शायद, हाँ इसी मीटिंग में वो गए तो थे, लेकिन उन्होंने बोला कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर। हम इतने गरीब हैं कि पॉल्यूशन तो होगा, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर। तो मेनली इट वाज अफेयर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। वही देश जो जिन्होंने इनिशियली जगह जगह गए, कॉलोनाइज किया, इतने जंगल जलाए, जंगल जलाने के बाद वहां से रिसोर्स को मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रियलाइज किया हर एक चीज को, आज कह रहे हैं कि आप वापस से पेड़ लगाइए, पोल्यूशन बंद करिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय वेस्ट ओनली ना, तो पोल्यूशन भी वहीं से शुरू होता है। उन्हीं देशों ने बैठ के सोचा कि अब क्या किया जाए, पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट पोल्यूशन कितना हो रहा है, कौन कितना इमिट कर रहा है, उसका सही में क्या इम्पैक्ट है, नोबडी न्यू। क्यों? हमारे पास डेटा ही नहीं था।
डेटा लाने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी। तो बेसिकली घूम फिर के आगे स्टॉकहोम अच्छा शहर है, अच्छे पॉलिटिशियन है, सरकारी खर्चा है, तो मिल मिल के 4-5 दिन बैठे, बातें बातें मारी, आगे निकला कुछ नहीं। निकला क्या कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि बाद में देखेंगे 20 साल बाद आज के दिन यहीं पे दोबारा मिलेंगे, ऐसी वाली कस्में वादे करके हम लोग आ गए। 72 में बोला 20 साल बाद दोबारा आएंगे, 20 साल तक हम लोग क्या करते हैं, डेटा वेटा इकट्ठा करते हैं, पता तो करें हो क्या रहा। अब 20 साल पहले जो पॉलिटिशियन था उनको पता था कि हमें तो इतना लंबा समय कोई रखेगा नहीं, तो बाद वाले आएंगे खुद देख लेंगे, हम क्यों वक्त अपना जाया करें। तो इन द मीन वाइल एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, आईपीसीसी बोलते हैं हम लोग उसको, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इस यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाई है। ये भी एनवायरमेंट में पढ़ोगे डिटेल में आप। आईपीसीसी का मेन काम है डेटा इकट्ठा करना। क्या काम है? डेटा इकट्ठा करना। ये करते हैं एआरस, असेसमेंट रिपोर्ट्स करते हैं। पहली असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी ने 1990 में दी, जिसमें उन्होंने सच बताया कि वी आर मूविंग ऑन अ रोड टू अ क्लाइमेट हेल्थ, राइट, कि इतने बुरे बदतर हालात हो सकते हैं अगर इसी लेवल पे इमिशंस होते रहे बाय ऑल द कंट्रीज, ऑल द पोल्यूटर्स, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो डेवलप्ड है। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बदतर आने वाला, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा। डिटेल में पढ़ोगे, 6 रिपोर्ट्स आई हैं आज तक, इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। वो आप एनवायरमेंट में 1, 2, 3 के जो क्रक्स हैं वो आते रहते हैं, वो इस बार भी डिस्कस किए। तो पहली रिपोर्ट आई। अब 1972 को भी 18 साल तो हो ही चुके थे, 20 साल बाद मिलना भी तो था ही इन्होंने। तो 1992 में ये लोग मिलते हैं रियो में। रियो ब्राजील का एक शहर है। तो तब इस मीटिंग को बोला गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, या कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। इसको पॉपुलरली बोला जाता है अर्थ समिट। एक्चुअल में जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की पॉलिटिकल जर्नी है, दोबारा सुनो, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की जो पॉलिटिकल जर्नी है, ये पॉलिटिकल जर्नी है। क्लाइमेट चेंज कैसे ठीक करना है ये स्कूल का बच्चा बता देता है, 10वीं वाला। ये उस बात के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे। ये आप भी बता दोगे क्लाइमेट चेंज कैसे ठीक करना है, जानते हो ना आप। इमिशंस कम करने हैं, फैक्ट्रियां बंद करनी है, कोल को फेज आउट करना है, फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, ईवीज लेके आने ही करना है, वो करना है। तो दिस इज अ पॉलिटिकल कंग्लोमरेशन। तो जो क्लाइमेट चेंज को लेके एक्चुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्टेड इन रियो 1992। अर्थ समिट बोलते हैं सिंस रियो देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो पॉलिटिकल ड्रामा है। ड्रामा क्यों बोल रहा हूं उसकी बात करेंगे। तो रियो से 3 आउटकम्स निकलते हैं। पहला आउटकम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अब इसकी फुल फॉर्म पे 2 बार प्री में सवाल आ चुका है, क्योंकि CCC कंफ्यूज कर देता है। क्या है? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कवरेज ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। 4 ऑप्शन बन गया। इट्स द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। देख लेना फुल फॉर्म, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। पंजाब PCS और HCS हरियाणा में 2014 में, PCS में शायद 18 वाले में क्वेश्चन आया था सीधा सीधा कि फुल फॉर्म बता दो सच सच। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एनी विच वेज। तो 3 मेजर बॉडीज निकलती हैं। 3 मेजर बॉडीज जैसे ये UNFCCC है, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, BD इज बायोडाइवर्सिटी, देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, CBD एंड UNFCCC। 3 बॉडीज बनती है। अब ये इनका अपना बायोडाइवर्सिटी बचाने का काम है, इनका डेजर्टिफिकेशन को बचाने का काम है। एक चौथी बॉडी खुद बन जाते हैं कि कभी ना कभी तो फिर मिलेंगे और देखेंगे कि बाकी 3 काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनको एक और दे दिया हमने टेक्निकल एंगल, दैट इज IPCC, कि जो इनको सच दिखाता है। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, नेता लोग हैं, इनमें तो मेंबर कंट्रीज हैं। UN जो क्लाइमेट चेंज का पैनल है उसमें अब साइंटिस्ट हैं, वो डेटा देते हैं इकट्ठा करके, ये उस डेटा को डिस्कस करते हैं, उस पर सॉल्यूशंस की बात करते हैं और घर आते हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इट स्टार्टेड विद दिस। वैसे तो सभी की अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इनकी 2 साल बाद होती है, इनकी शायद 3 साल बाद होती है, इनकी हर साल होती है। तो ये जो ट्रीटी है 1992 में साइन करी, 1994 में इट केम इनटू फोर्स, और 1995 में पहली बार मिले।
और सिंस देन ये हर साल मिल रहे हैं, है ना। 95 में पहली मीटिंग है, 2022 में 27वीं मीटिंग है। 27 साल से हर साल एक बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छी सिटी, बहुत अच्छा रिजॉर्ट सिलेक्ट करा जाता है। वहां पे 190-200 लोग जो हैं वो 7-8 दिन बहस करते हैं बैठ के और वापस आते हैं। उस बहस के प्रोसेस में बहुत कुछ अच्छा भी निकलता है। और ये इसका बैकग्राउंड है। बेसिकली बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिनमें कुछ अच्छा निकला। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 हुई थी, इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन कर लिया 97 में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? लिस्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स दे दी, लिस्ट ऑफ कंट्रीज दे दी कि भाई इन पोल्यूटेंट्स को ये कंट्रीज इस डेडलाइन से इतना कम करेंगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड इतना कम होना चाहिए, कार्बन ओजोन इतना कम होना चाहिए, ऐसे करके 6-7 पोल्यूटेंट्स थे जो कि आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 21 पेरिस हुई। अब क्योटो का जमाना खत्म हुआ तो हम पेरिस क्लाइमेट डील लेके आ गए, जिसमें सब देशों को इंक्लूड कर लिया, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे वो डेवलप्ड है। 2016 में हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील। अब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, दैट इज क्लाइमेट रेपरेशन फंड वाली, जो अभी हुई है। कहां पे हुई है? इजिप्ट में। शहर का नाम क्या है? गूंज के नहीं बता रहे आप, दोबारा बताएंगे चलो। तो पिछले वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 थी वो ग्लासगो में हुई थी, ठीक है। शेख, एक मिनट, किसी का ना माइक ऑन है, जस्ट वेट। शर्म अल शेख, ऑनलाइन वाले तेज हैं आपसे। एनी चॉइस, राइट। तो कौन सी मीटिंग हर बार कहाँ हुई ये याद नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन रिसेंटली किस मीटिंग में, जैसे हमें पता है पेरिस में क्लाइमेट डील इन्होंने साइन करी थी, वो डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा पेरिस में क्या हुआ था, ग्लासगो में क्या हुआ था, जो 4-5 मेन इवेंट्स है। हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट ये है कि COP27 में इन्होंने ऐसा क्या कर डाला। प्रीवियस आपके सब्जेक्ट का काम है, मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड चेक दिया है कि रिसेंटली हो क्या रहा है। तो सिंस रियो टू दिस इजिप्ट वाला शर्म अल शेख, इस तरीके का एक इवोल्यूशन रहा इनका। अब मीनवाइल इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी देखोगे, UNCCD का भी बोन चैलेंज दिल्ली में मीटिंग हुआ था पिछले साल, है ना। सिमिलरली इनकी भी इस तरीके की मीटिंग्स है जो आप आने वाले अखबारों में पढ़ते रहोगे, तो करंट अफेयर में वो डिस्कस होगा। इनकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो आप अपने सब्जेक्ट में देखेंगे प्रेजेंटली। तो यहां तक क्लियर है बेसिक मुद्दा। क्लाइमेट चेंज को लेके हम लोग मिल रहे हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ग्लोबल एमिशंस को कैसे कम किया जा सकता है। एंड इट्स अ पॉलिटिकल फॉर्यूम। क्लाइमेट चेंज इज अ पॉलिटिकल इशू। क्लाइमेट चेंज को कम करना इज अ इशू ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस। बात करेंगे कैसे। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो की फाइंडिंग्स थी, इस वाली की फाइंडिंग्स थी, तो उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा एवरेज बढ़ चुका है। 1 डिग्री कब से? प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने, इंडस्ट्रियल 16वीं सदी में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते थे। उस क्रांति के बाद हमने मैकेनाइज करी चीजें, धुआं वुआं निकालना शुरू करा और बहुत सारी चीजें हुई। तो उस टाइम से आज को देखा जाए तो एवरेज 1 डिग्री का गेन हो चुका है, 1.5 डिग्री होने को है। और इस सदी के अंत तक अगर यही चलता रहा तो हम लोग लगभग 2.8 डिग्रीज अप होंगे उससे। और ये देखने में कम लग रहा है, अगर 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उस वजह से हो रहे हैं। और अगर वो 1.5 हो जाएगा और 2.8 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के, राइट। तो इस तरीके की फाइंडिंग्स इनकी जो वेरियस रिपोर्ट्स आई, अगेन IPCC की रिपोर्ट 6वें वाली इनके सामने रखी गई जो रिसेंट आई है, उसके कुछ डिस्कशंस यहाँ पे करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की बात है कि अगर 1.5 डिग्री तक रिस्ट्रिक्टेड रखना है तो जो हमारे कार्बन इमिशंस है उनको 45% तक स्केल डाउन करना होगा 2019 के लेवल से। अगर क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री तक रिस्ट्रिक्टेड रखना है, 1 डिग्री तो हो गया ना, इससे 0.5 और हो जाए, इससे ज्यादा ना हो, तो हमें 2019 के जितने इमिशंस थे उसका 45% रिडक्शन आने वाले 8 सालों में करना है, 2030 तक करना है। जो हम नहीं कर पाए हैं वो करना है इन दिनों में, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। और हमें नेट जीरो इमिशन टच करना बाय द टाइम ऑफ 2050। फिर तो हम रिपेयर पे चले जाएंगे ना, अब तो हम लोग डैमेज कंट्रोल में। अगर नेट जीरो पे चले गए तो देन एनवायरमेंट विल रिपेयर इटसेल्फ, वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म की बात हो रही है। और सबसे बड़ा इन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड का एजेंडा जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ऐड करा। तो ये चीजें देखनी है हमें। अब लॉस एंड डैमेज फंड
क्या है, व्हाट इज दिस? सबसे पहले इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म में एक्नॉलेज करा गया 2013 में। वार्सो में जो मीटिंग हुई थी कि भाई लॉस एंड डैमेजेस तो हमें पे करने चाहिए। अब ये हम कौन है, कौन लोग हैं ये? पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल कहते हैं इसको। कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इज फिजी एक देश है छोटा सा, दिल्ली कैपिटल उनकी। आप कोई भी आइलैंड ले लीजिए, सोलमोन आइलैंड, मैक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले पार्ट में कोई भी छोटा आइलैंड ले लीजिए पैसिफिक में, है ना, काफी पॉपुलेटेड आइलैंड्स है वो, मतलब अगर बाकी आइलैंड्स को कंपेयर करते हैं तो वहां ठीक ठाक लोग रहते हैं। अब वो छोटे छोटे आइलैंड देश है, ना तो वहां कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अब सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं सदी में जो है वो इन 4 सदियों में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। 20th सेंचुरी में मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने क्या करा, अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में कौन आ जाता है जी? साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इवन इस तरीके के जो देश थे, अब चाइना, बांग्लादेश, इंडिया एज वेल। तो उन्हीं का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इस एरिया में आ गया। अब उन्होंने निकाला धुआं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज करे, पॉल्यूटेंट से टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर से हमारे जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होते हैं, उससे सी का लेवल राइज कर रहा है और ये छोटे देश डूब रहे हैं। उनकी गलती क्या है? एक ऐसी कंट्री जिन्होंने धुआं भी निकाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं करा, और सबसे पहला जो इम्पैक्ट दिख रहा है, फिजिकल इम्पैक्ट जो दिख रहा है उन पे दिख रहा है। उनकी सैलिनिटी बढ़ रही है, सी सैलिनिटी, क्योंकि सी जो है उनके बहुत सारे एरियाज को खा रहा है, लैंड कम हो रही है, रहने का खतरा है, खाने पीने की फूड सिक्योरिटीज का चैलेंज है, तो डैमेज तो हो रहा है। अब पाकिस्तान में पिछली बार बहुत सिवियर फ्लड्स आए इन दिनों मानसून के सीजन में। उसका रीजन क्या है कि पाकिस्तान वाला जो हिमालयन बेल्ट है ऊपर, जो पाकिस्तान का जो माउंटेनियस रीजन है, वहां पे बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स बन गई हैं, पहले नहीं थी। अब उनके ग्लेशियर मेल्ट हो गए, ग्लेशियर लेक्स बन गई। अब वो ग्लेशियर लेक्स टूट जाती हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज, और इतना सिवियर फ्लड्स आए पाकिस्तान में, और बहुत सारे देश हैं इस तरीके के फ्लड्स आते हैं, जिनका रिजल्ट क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो नहीं है, उतना तो नहीं है जितना इंग्लैंड का है। तो polluters must pay reparations to the victims of climate change। ये पहली बार एक्नॉलेज करा गया था 2013 में, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। रिसेंटली ये एक अचीवमेंट रहा COP27 का कि दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू क्रिएट अ फंड, डैमेज कंट्रोल फंड, ये लॉस एंड डैमेज फंड। अब फंड तो क्रिएट कर दिया, अब अगला क्वेश्चन ये है कि इस फंड में पैसे कहां से आएंगे। उससे अगला क्वेश्चन ये है कि ये पैसे मिलेंगे किसको, और उससे अगला क्वेश्चन ये है कि ये फंड मैनेज कौन करेगा। आंसर इन तीनों सवालों का नहीं दिया गया इस मीटिंग में। इन 3 क्वेश्चंस जो कि होने चाहिए, मैं बोलूं हम एक खाता खुलवा रहे हैं, इसमें पैसे डालेंगे और इससे पैसे निकलेंगे, अब ये बिना सिर पैर की बात है, अभी तक ये बिना सिर पैर की बात है। इन्होंने ये तक डिसाइड नहीं करा है कि बेनिफिशियरीज कौन होंगे, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, क्या पाकिस्तान को पैसे मिल सकते हैं? क्या इस केस में पैसे मिल सकते हैं? तो हमारे बिहार यूपी में भी फ्लड्स आते हैं, है ना, तो फिर तो यूरोप में भी पूरे इस साल सूखा पड़ा है। तो हु विल बी द बेनिफिशियरी, वी हैव टू डिसाइड। अब बेनिफिशियरी डिसाइड होंगे तो पैसे दे कौन रहा है, डोनेट कौन कर रहा है इस फंड में पैसे? पोल्यूटर्स कौन, अपने आप को पोल्यूटर मानने के लिए कौन रेडी? इंग्लैंड कहता है हमारे पास तो इंडस्ट्री नहीं है कोई। कहाँ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री तो सारी शिफ्ट कर दी उन्होंने, है ना, दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम दी ईस्ट एशियन टाइगर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसकी क्लियर डेफिनेशंस अभी गिवन नहीं है, ये इसके क्रिटिसिज्म में लिखा जाएगा। अगर इस साल मेंस में क्वेश्चन आता है कि COP27 के शॉर्ट कमिंग्स बताइए, या इसको बोला जा रहा है कि इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्यों? कि इसकी एक ही अचीवमेंट रही कि इन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड बनाया और उसमें भी कमियां छोड़ दी। एक कमेटी, ट्रांजिशन कमेटी बनाई है, वो कमेटी आने वाले सालों में, अगले साल डिसाइड करेंगे कि कौन देगा। बेसिकली दे आर इन द बिजनेस ऑफ व्हाट, रूल बुक, है ना। बहुत सारे ऐसे लीडर आए होंगे ना वहां, इंग्लैंड के जैसे ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनको पता है कि उन्होंने 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं निकलना वहां, तो वो क्यों चिंता करेंगे इस बात की, है ना। तो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल सोल्यूशन ठीक नहीं है यहाँ पे। तो दे आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग अ रूल बुक,
since like 27 past years they are in the business of making a rule book कि कौन क्या करेगा, कौन किसके एमिशन कम करेगा, कौन किसको फंड बनाएगा। 2008 में सिमिलर डिमांड पूछी गई थी कि हमें ना क्लाइमेट चेंज फंड बनाना है, सीसीएफ बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि अगर इफ यू लुक एट द कंट्रीज, सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं, तो नंबर 1 पे आता है चाइना, नंबर 2 पे आता है यूएसए, नंबर 3 पे पूरी यूरोपियन यूनियन है, नंबर 4 पे हम बैठे हैं, नंबर 5 पे रशिया है, 6 पे जापान है, 7 पे ब्राजील है। हम लोग अगर कंट्रीज को उठाएं, इफ चाइना इज देयर, इंडिया इज देयर, रशिया इज देयर, ब्राजील इज देयर, दे आर द डेवलपिंग इकोनॉमीज। कोई भी डेवलप नहीं है ना इनमें से। आप देखो, हम चाइना बहुत लेट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इंडिया हम तो कॉलोनाइजेशन का बहुत बड़ा उदाहरण रहे हैं, वी वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियंस ओनली। सिमिलरली रशियन इकोनॉमी वाज डिस्ट्रॉयड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो। सिमिलरली ब्राजील की कहानी है। अब जब मीटिंग होती है, दीज आर दी टॉप 7 पोल्यूटर्स ऑन द टेबल, है ना, तो हम करते हैं उंगलियां। यूरोप कहता है कि तुम लोग धुआं निकाल रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज, है ना, किसको कह रहे हैं? वो हमें भी कह रहे हैं, वो चाइना को भी कह रहे हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, हम नहीं निकालेंगे। यू डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमीज एंड राइट नाउ आपके पास बहुत पैसा भी है, आपको एनवायरनमेंट की बहुत चिंता भी है, और आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो हमें दे दो। बोलो कौन सी एडवांसमेंट करनी है, हमें एडिक्वेट फाइनेंसेस दे दीजिए, लोन पे दे दीजिए, चाहे सस्ता लोन, लॉन्ग टर्म में वापस भी कर देंगे, और आपकी जो लो एमिशन वाली टेक्नोलॉजीज हैं वो दे दीजिए, हम नहीं निकालेंगे धुआं। तो इस बात पे रिक्वायरमेंट पे आया कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज फंड बना देते हैं जी, सीसीएफ बना देते हैं। एक बार मान गए 2008 में, 2012 में फाइनलाइज कर लिया गया, रूल बुक में लिख लिया कि क्लाइमेट चेंज फंड बनेगा, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन पर ईयर देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसके लिए वो अपने, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने इमिशंस कम करने के लिए। हेंस द क्लाइमेट चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ₹1 तक नहीं आया इससे। 2012 में बना, 15 से लागू होना था, 25 तक चलना था, 10 साल के लिए। लाइक देयर वर $1,000 बिलियन about to be deposited in the account and to be distributed among developing economies. Single penny was not there, right? तो अब नया जो फंड बन रहा है, वी कैन नॉट से कि ये फंड बनेगा, ये फंड बन के आगे जाएगा और कहां तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बोला जाए, चलो ये तो एक चैलेंज हो गया, हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में कर भी लें। इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्यों बोला जा रहा है? कि इस मीटिंग में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। सबसे पहला अच्छा तो ये हो सकता था कि वी कुड हैव क्वेश्चनड दी पोल्यूटिंग बिग विग नेशंस की भाई वो $100 बिलियन का क्या कर रहे हो, उसका मैकेनिज्म बताओ, कैसे पैसे रिलीज होंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। पहली बात, उस पर बात नहीं हुई। दूसरी बात, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, सबसे डरावनी इन्हीं की रिपोर्ट्स होती हैं, तो दे क्लियरली सेड कि भाई 2030 तक हमें 2019 को बेस मानते हुए 43% रिडक्शन करना है। कि अगर 100 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया इस साल, या कोई भी देश इस साल प्रोड्यूस कर रहा है, 19 में प्रोड्यूस कर रहा था, तो बाय द टाइम ऑफ 2030 वो 57 मीट्रिक टन रह जानी चाहिए। 43% रिडक्शन करना है। और कैसे करना है, वी डू नॉट हैव प्लान फॉर इट। वो तो चलो हमने पेरिस में मान लिया था कि आप अपने अपने प्लान बताइए, इतना करना है, कैसे करना है, और उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए सिर्फ अभी तक हमारे पास रिटन रूल बुक्स हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो इस बात पे कोई बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हुआ। रिपोर्ट्स ने ये चीज मेंशन करी कि जितने भी ग्लोबल इमिशन है, दे मस्ट पीक बाय 2025। पीक का मतलब होता है कि अपने हाईएस्ट पे जाना और फिर रिसीड करना स्टार्ट करना, कि 2025 इज द ईयर। हर साल इमिशन बढ़ रहे हैं ना, हर साल इमिशंस बढ़ रहे हैं, ज्यादा पोल्यूटेंट्स निकाल रहे हैं। तो आईपीसीसी सेड कि 2025 इज द टाइम, अगर वहां से रिडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दे मस्ट पीक, ऐसा नहीं कि पीक कर जाएंगे, दे मस्ट पीक। अगर 2026-27 में बढ़ते गए तो वी विल मिस आवर टारगेट्स एंड क्लाइमेट कैलामिटीज वुड इंटेंसिफाई इन अपकमिंग ईयर्स। तो आज 22 है, वी हैव जस्ट 3 years लेफ्ट विद ऑलमोस्ट नो प्लान।
प्लान ऑन पेपर, लाइक प्रैक्टिकली प्लान नहीं है, ऐसा क्रिटिसिज्म किया जा सकता है अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी और आउटकम्स थी, जैसे इंडिया ने, हमने बोला, हमारी डेलीगेट्स ने अच्छे, मैटर ऑफ फैक्ट अच्छी बातें और अच्छे प्रपोजल्स आगे रखे। हम जाने जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमारे प्रपोजल्स ठीक होते हैं इंडिया के। जस्ट लाइक 2016 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलियांस का आह्वान किया था, बहुत सारी कंट्रीज आई। आज इंटरनेशनल सोलर अलियांस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप भी है, उसकी बात कभी और करेंगे। तो इंडिया सेड कि भाई हम लोग सारे फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सालों में किया कि कोल को फेज आउट करना है, या और जिस तरीके की चीजें हैं, इमिशन पाथवेज बनाने हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। तो दिस ईयर वी कैन एग्री ऑन दी फेजिंग आउट ऑल फॉसिल फ्यूल्स, जो भी फॉसिल से बनते हैं, जितने भी, चाहे हाइड्रोकार्बन है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, उनको फेज आउट करना है, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। ये फाइनल एग्रीमेंट में नहीं पहुंचा, ठीक है। फाइनल एग्रीमेंट में एक ही चीज पहुंची है, दैट इज, एक तो G20 की बातें लेके शुरू हो गए वो, कि हमने मिथेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च कर दी, वो G20 में हो गया था, उसी को रिपीट कर डाला। और एक क्लाइमेट फंड जो है वो फाइनल उन्होंने आउटकम में डाला। तो एक्चुअली अगर फाइनेंशियल एंगल देखा जाए इसका, एज पर दी IPCC फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो दे से कि $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है पर ईयर। किसमें इन्वेस्ट होने चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक। अगर हमें 2050 तक हमारे नेट जीरो इमिशंस को रीच करना है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करने हैं कितने? आने वाले 8 सालों में पर ईयर $4 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। फिर देन अगर लो कार्बन इकोनॉमी की बात करी जाए, ऑन द टॉप ऑफ दैट बाकी जो लो कार्बन इकोनॉमी एस्पेक्ट्स हैं, उसमें भी 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर इन्वेस्ट होगा, दुनिया भर में इन्वेस्ट होगा, तो न जाके हम लोग हमारे टारगेट्स पे रह पाएंगे, विच सीम्स इम्प्रैक्टिकल। कि एक साल में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना है, हमारे माने गए टारगेट्स पे, कि 2025 में पीक होगा, 30 में जाके रिवर्स शुरू हो जाएगा, 2050 में नेट जीरो होगा, या 70 में नेट जीरो होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डेवलपिंग लाइक इंडिया, चाइना। आज हम बोले कि इंडिया कोल को फेज आउट कर देगा, तो 2040 तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी हम लोग कर पाएंगे कोल को फेज आउट करना। हमारे पास इतना पैसा, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हमारे सारे कोल पावर्ड प्लांट्स को चेंज कर दें गैस पावर्ड में, या किसी और फ्यूल में जो कि कम पोल्यूटिंग हो, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? हमारे नेता तो यहाँ फ्री में बांटने लगे हुए हैं, राइट। तो हमारे जैसे देशों में रिसोर्स क्रंच रहता है, अगर हमें फंडिंग नहीं मिलती है तो हम अपनी ही स्पीड से चल सकते हैं। हम, ऐसा नहीं होगा कि 3 साल में इंडिया ट्रांजिट करके सारा कुछ ही चेंज कर दे, चाइना ट्रांजिट करके सारा कुछ ही चेंज कर दे, तो हम वी विल बी इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टेड बिफोर द क्लाइमेट चेंज कम। तो प्रैक्टिकली चीजें पॉलिटिकल कंसेंसस पे डिपेंड करती हैं। अब सभी लोग बैठ के ये बात नहीं करते कि क्या करना है, सभी लोग जानते हैं कि क्या करना है, हमें इमिशंस को कम करना है, कैसे करना है उसके भी तरीके हैं, लेकिन कौन करेगा और कैसे सभी लोग एक मंच पे जाके चलेंगे, दैट इज अ पॉलिटिकल कंसेंसस का मुद्दा। पॉलिटिकल कैरिंग कैपेसिटी कितनी है हम लोग, जैसे कोई ना कोई एक लीडर आता है, जैसे यूएसए सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रेसिडेंट बनते हैं, व्हाट ही सेड कि क्लाइमेट चेंज इज अ हॉक्स। उनके शब्द थे, यूएस के प्रेसिडेंट के शब्द थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हॉक्स है। हॉक्स मतलब कि झूठ है ही नहीं है क्लाइमेट चेंज। तो इन यूएसए विल वॉक आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। तो वो 4 साल का पीरियड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर ये कह रहा है कि ये तो कुछ है ही नहीं है, तो बाकी वाले कौन कौन एग्जाम्पल से लीड करेगा इसको। तो पॉलिटिकल कॉन्सेंसस ब्रेक होता है इन दिनों में, तो इस वजह से ये इश्यूज जो है वो स्टॉल्ड रह जाते हैं। बाकी इसके, ये तो चलो आज की जो नॉर्मल मेरा डिस्कशन रह गया, वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा चले गए हम लोग। इसके बहुत सारे पॉजिटिव एंगल हैं, जो पॉजिटिव एंगल मिलेंगे जब आप इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की आउटकम्स देखोगे। जब हम कयोटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कयोटो से हमने पेरिस को स्विच किया, तो इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूजन वाला एग्रीमेंट था, जिसमें हमने सभी को बोला कि आप अपने हिसाब से अपनी कंट्रीब्यूशन करिए जितना आप कर सकते हैं।
क्लाइमेट चेंज फंड बनाया तो इट वाज अ प्रोग्रेसिव इन डील, उसकी इंप्लीमेंटेशन जाके गड़बड़ हुई है, प्रोग्रेसिव चीजें थी। तो एक दिशा दिख रही है आज के लेक्चर में, अगली दिशा आपको दिखेगी जब आप इसको पढ़ोगे, तो पॉजिटिव साइड पे देखना है थोड़ा सा, राइट? क्योंकि क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे हमारा, वैसे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी के टारगेट्स हैं, 175 गीगावाट्स को अचीव करना है, 450 गीगावाट्स को अचीव करना। इंडिया की इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक जा रही है, हम लोग सोलर अलियांस जैसे पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिथेन को कंट्रोल करने के लिए या बाकी सारे एरियाज ऑफ पॉल्यूशन को कम करने के लिए ठीक ठाक इनिशिएटिव्स इंडिया ले रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो वहां पे एक पॉजिटिव लाइट दिखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्लोबल कंसेंसस, कई बार इन्होंने अच्छी बातें भी करी हैं, जैसे सीबीडी वाली, पेरिस वाली डील थी, या उससे पीछे भी एक दो डील्स हुई जिनमें ठीक ठाक आउटकम्स निकल के आए, लोग एग्री किए, मनवाया, सच बोला उन्होंने। तो वो हम लोग पॉजिटिव साइड के लिए रखेंगे अगर क्वेश्चन उस दिशा में पूछा जाता है तो। आज का मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमने नेगेटिविटी की बातें करी हैं, बिकॉज इसमें निकला ही नेगेटिविटी है। जितने भी आर्टिकल्स आएंगे आपको वही मिलेगा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वाला फंडा। तो क्यों ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रहा, मैंने उसकी बात करी है। सिर्फ पेसिमिज्म नहीं, कभी ऑप्टिमिज्म की बात भी करेंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? चलिए फिर आगे चलते हैं। और दूसरा एक पेंडिंग इश्यूज पे ये रह गया कि प्रेजेंटली टेम्परेरी इशू ये हुआ कि यूराशिया में जो क्राइसिस हुआ, यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है, वहां पे सबसे बड़ा क्रंच आता है गैस में। पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है रशिया। गैस, कोल और बाकी जो फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस बहुत सर्ज करते हैं, ये हमने भी देखा पिछले 1-1.5 साल में जब यूक्रेन का क्राइसिस हुआ। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने गैस पावर्ड प्लांट्स को कन्वर्ट कर दिया कोल फायर्ड प्लांट्स में। तो ये टेम्परेरीली एक सर्ज दे रहा है हमारे उन क्रिटिकल ईयर्स में आके, जहां हम लोग ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स हैं। इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो समस्या क्रिएट कर रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इन दोज कंट्रीज जहां पे बहुत सारा रिसोर्स आ रहा है, गैस वगैरह आ रही है, तो ये चीजें भी क्लाइमेट चेंज में टेम्परेरीली कंट्रीब्यूट करती हैं।